अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो परेड होती है बॉर्डर्स के ऊपर। वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी साइड पे जहां पे चेयर्स लगी होती है वो डूबा हुआ है, और हिंदुस्तान वाली साइड जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है, उधर पानी का नामो निशान नहीं है। ये आबिद अली जो इंडिया पाकिस्तान के हर एक टॉपिक पे, हर एक खबर के ऊपर प्रॉपर आधे आधे घंटे का प्रोग्राम करता था। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और एक हिस्टोरिक वार हुई, उस पे आबिद अली कहाँ गायब था? उसके ऊपर ना कोई प्रोग्राम आया, ना कोई वीडियो आई, ना ही आबिद अली की ओपिनियन आई। ये आपने सवाल ना मेरे दिल का सवाल। हजारों मैसेज आते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं कि आबिद भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग पे आपने आज आप भी सुन लें, पूरी ऑडियंस है, हिंदुस्तान की ऑडियंस, पाकिस्तान की, इवन के पूरी दुनिया में जहां भी हमें देखा जाता है, उन सबको इस सवाल का जवाब आज मैं इस पॉडकास्ट में क्लियर करूं। पूरी दुनिया में आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उधर मस्जिद है तो उधर मंदिर भी है, उधर चर्च भी है, उधर गुरुद्वारा भी है। हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, क्या हमने उन मंदिरों को कभी डेवलप किया? क्या उनके ऊपर कभी हमने पैसा लगाया? अगर हम एक मंदिर को पकड़ते हैं, जैसे उनका खटास राज है, अगर हम उधर करोड़ों रुपया लगाते हैं, उसे डेवलप करते हैं, वीआईपी से हम करते हैं, तो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हिंदू आएंगे पाकिस्तान के बीच में। अब वो पाकिस्तान में आएंगे, खाली जेब तो नहीं आ जाएंगे। अगर चाइना और इंडिया ये आपस में दोस्ती कर ले तो अमेरिका कहां गया? ठीक है, क्या किरदार रह गया अमेरिका का? अमेरिका की तो स्टोरी खत्म हो जाए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद शायद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं समझता हूं कि बात करना बहुत जरूरी था, और इन चीजों पर, इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आबिद भाई। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा फ्लड की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोगों की जाने जा रही हैं, बहुत से लोगों का माली नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान के मीडिया पे ये है कि पाकिस्तान में अगर फ्लड है तो वो इंडिया की बदौलत है। क्या वो वाकई में इंडिया की बदौलत है? इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस खबरों के मुताबिक बहुत ही बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितनी तेजी से बदलती नजर आ रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी, और भी जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो जल्द इकट्ठे होने वाले हैं चाइना में। इन सब चीजों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, जबरदस्त। क्या आबिद भाई, सबसे पहले तो आपके देखने वाले, हमारे देखने वाले बहुत दिनों से ये वेट कर रहे होंगे कि यार सुहेब कहाँ चला गया, या आबिद भाई का कोई प्रोग्राम, कोई वीडियो नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक के ऊपर बात करें डायरेक्ट, या फिर थोड़ा सा अपना बता दें? मैं ऑडियंस से जरूर बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पता नहीं घंटे की होती है, 1.5 घंटे की, आधे घंटे की होती है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं हमारे पास। तो प्लीज इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, और आज बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बातें होंगी। और तो सब आप सवाल करें। आबिद भाई, मेरे ख्याल से आपकी वीडियो वैसे भी लोग बहुत इंटरेस्ट से, बहुत दिल लगी से देखते हैं, तो टॉपिक की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो पाकिस्तान में बहुत ही जो एक सूरत हाल है, परेशानी का आलम है फ्लड की वजह से, ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ सिंध की अगर बात कर लें, जनूबी पंजाब की बात करें, इवन कश्मीर तक की बात करें, हर जगह पे हमें परेशानी नजर आ रही है, लोगों का बहुत नुकसान होता नजर आ रहा है, पैनिक सिचुएशन है। क्या कहना चाहेंगे फ्लड के ऊपर? आपकी क्या अपनी ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्लड के ऊपर, बड़े ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल हुई है, बहुत से लोग डिस्टर्ब हुए हैं, लाखों लोगों के घर डिस्टर्ब हुए हैं, और लाखों जाने भी जो है ना उसमें अपनी जान से जाने की हद तक आ चुके हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह चौधरी साहब कि वो फ्लड आया, और सबसे पहले तो लोग नाम ले रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कर दिया, ये इंडिया की वजह से पाकिस्तान डूब गया, या पाकिस्तान का लाहौर शहर में या मुख्तलिफ जगहों पे जो फ्लड आया। देखिए, इंडिया के जो मामलात हैं वो भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान को देखेंगे। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, जब तक हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे हम आगे चल ही नहीं सकते हैं। देखिए चौधरी साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि दरियाए रावी के इर्द गिर्द जो रावी लगता है, जिसे कहते हैं कि रावी के ऊपर सोसाइटियां बना दी गई, बहुत सी सोसाइटियां हैं, उसमें पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन और टॉप के जो सियासतदान हैं इस टाइम, जिनका नाम भी आपको बड़ा पता है, और उनकी एक सोसाइटी भी है वो भी आपको पता है, नाम खुल के भी लेंगे। फिर उधर एक थीम पार्क भी है, और बहुत सी सोसाइटी हैं। देखिए, अलीम खान साहब की बात कर रहा हूं, और मैं बड़ी तफसीलन उनकी बात आपसे करना चाहूंगा। अलीम खान साहब इमरान खान साहब के साथ भी रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहे,
उसके अलावा बहुत सी पार्टियों के साथ या बहुत सी सियासी एक्टिविटी उनकी रही। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा कि रावी के ऊपर चोर साहब, मैं कोई प्रॉपर्टी लेना चाहूं तो क्या मैं तो खरीद सकता हूं? हमारी गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी हमें कभी भी नहीं खरीदने देगी, क्योंकि वो रावी के ऊपर इनलीगल वो जगह बनती है। वो इखलाकियात ही नहीं कि अब रावी के ऊपर जगह बना लें या घर बना लें या सोसाइटी बना लें। देखें चोर साहब, मैं सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि जिसने जुर्म किया वो तो गुनाहगार होता है। पूरी दुनिया में चले जुर्म जो करता है उसे उसकी सजा मिलती है, लेकिन सूलतकार को क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? जिसने जुर्म का साथ दिया, जो जुर्म करने वाले के साथ प्रॉपर खड़ा हुआ, जिसने जुर्म करने वाले का पूरा कंधे से कंधा लगा के कमीशनें खाई, उन लोगों को आप लोग क्यों नहीं पकड़ते हैं? अलीम खान साहब ने पाकिस्तान की टॉप की सोसाइटी बनाई और बहुत बड़ी सोसाइटी बनाई, लेकिन वो सोसाइटी कौन सी जगह पे बनी, इस चीज का आइडिया है आपको? कि दरिया के ऊपर आप सोसाइटी बना लें और फिर देखें। मैं क्यों कह रहा हूं कि जुर्म करने वाला और उसका साथ देने वाला ज्यादा जुर्म वाला होता है। देखिए मेरी बात सुने, किन लोगों ने वो टेंडर पास किए, किन लोगों ने उन्हें इजाजत दी उस चीज की कि आप दरिया के ऊपर सोसाइटी बना ले। देखिए पाकिस्तान का अगर वजीर आजम है तो वजीर आजम किसी भी मुल्क का हो, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, उसे अपने मुल्क का पता होता है, अपने मुल्क के दरियाओं का पता होता है, उसे सिचुएशन का पता होता है। या उस टाइम के जो जजेस थे या उस टाइम के जो भी लोग थे जिन्होंने वो टेंडर पास किए, जिन्होंने अलीम खान साहब को जगह दी। इवन के मैं एक जगह पे इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो इमरान खान साहब ने अलीम खान साहब को मुखातिब करते हुए मीडिया के ऊपर कहा कि मैं कभी भी आपको इजाजत नहीं दे सकता कि आप दरिया के ऊपर अपनी सोसाइटी बनाए, लोगों की जानों के साथ खेलें, लोगों के माल के साथ खेलें। लेकिन वो हुकूमत चेंज हुई, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, फिर वो सोसाइटी भी बनी, उसके अगले फेस भी बने, कोई डायमंड फेस है, कोई गोल्डन फेस है, कोई फेस है, लेकिन वो अभी सारे फेस जो है वो पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। इधर एक चीज की करेक्शन करता चलूं कि वो सोसाइटी खान साहब के दौर में ही स्टार्ट हो चुकी थी। अगर मैं गलत कह रहा हूं, देखने वाले मेरी करेक्शन नहीं, जरूर मैं आपकी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए खान साहब के दौर में वो सोसाइटी स्टार्ट हो रही थी, नो डाउट कि वो हुई है, और बहुत सी डेवलप भी हो चुकी हुई थी, बहुत सी उनके फेस बिक भी चुके हुए थे। लेकिन ये दरिया के जो उसका लास्ट फेस है ना, एंड वाली साइड पे, वो दरिया के बिल्कुल ऊपर है, जिसके ऊपर खान साहब ने मना किया था कि सोसाइटी इधर नहीं बन सकती। लेकिन आज के दौर में वो सोसाइटी बनी। मैं अपने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सीटों पे बैठी हुई हैं, वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से मैं बात करना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर कौन एक्शन लेगा। देखें मेरे भाई, मेरी बात को समझिए आप। एक इंसान मेरे जैसा एक मिडल मैन आदमी होगा ना, तो उसकी फैमिली एक घर बनाने के लिए क्या करेगी? अपनी सैलरी में से 10,000 की कमेटी डालेंगे, 5,000 की कमेटी डालेंगे, कोई 20,000 की कमेटी डालेगा। अपने बच्चों की रोटी कम करके जो है ना, कमेटी डाल डाल के पैसे जोड़ जोड़ के जो है ना, एक प्लॉट लिया जाता है, फिर अपने जेवर बेचे जाते हैं, फिर उसे बनाया जाता है। आज उन लोगों की सारी उम्मीदें, सारी आसें, सारा पैसा बर्बाद हो गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? उन्हें कौन पकड़ेगा? जो माएं उधर रो रही हैं, जिनके घरों के सारे फर्नीचर, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग तबाह हो गया। इवन के एक शख्स था, उसने अपनी बेटी का 90 लाख रुपए का जहेज बनाया, और वो शख्स रो रहा है, वो कह रहा है मैंने नहीं निकलना, मैं मर जाऊंगा इसी घर के बीच में। लोग उसे कह रहे हैं बाहर निकलो, आप डूब जाओगे। वो बंदे ने 90 लाख रुपए का जहेज बनाया अपनी बेटी का। किस तरह बनाया होगा? आप भी बेटियों वाले होंगे, लोग किस तरह अपनी बेटियों के जहेज बनाते हैं, आप इस चीज को देखिए। वो तड़प रहे, लाखों लोग भाईजान तड़प रहे इस चीज को लेके। कई लोगों को हार्ट अटैक हो गए हुए हैं। अलीम खान साहब के ऊपर अभी तक कोई केस हुआ, कोई कार्रवाई हुई, कोई पूछने वाली है पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत जो अलीम खान साहब ताकतवर लोगों से पूछे, ताकतवर लोगों को पकड़ा जाए कि आपने ये क्या किया, लोगों की जानों के साथ जुल्म किया चंद पैसे कमाने के लिए, अमीर होने के लिए। जी जो साहब, आप अभी एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं। अगर बड़ी पिक्चर में देखा जाए, क्या ये जो फ्लड है सिर्फ उस एक सोसाइटी में नहीं आया, पूरे पाकिस्तान में आया। मेरी बात को सुनिएगा। चले अलीम खान वो सोसाइटी या उस सोसाइटी की मैनेजमेंट या जिसने उसको लैंड प्रोवाइड की, वो सब कसूरवार हैं उस सोसाइटी की हद तक। जो चनाब में आ गया रिवर, जो अगर हम बात करें कश्मीर साइड पे इतना पानी आ रहा है और इंडिया ने प्रॉपर अलर्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में मजीद इसका बहाव जो है या इसका प्रेशर बढ़ सकता है, उसका जिम्मेदार कौन? जो सियालकोट पूरा डूब गया, उसका जिम्मेदार कौन? मतलब हम एक सोसाइटी को या स्पेसिफिक एरिया को या एक सिटी को टारगेट नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? मुझे ये बताएं, हम इन चीजों की तरफ आना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो हमारे पाकिस्तान का मीडिया तो ये कहता नजर आ रहा है ना कि जो पाकिस्तान में फ्लड आ रहा है भारत की आबी जारियत है, ये भारत ने एक घिनौनी साजिश की है, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आबी वार किया है, ये हमारा मीडिया कह रहा है। लेकिन इस चीज को क्या हम 100% ऑथेंटिक समझ के इसके ऊपर ही सिर्फ कबूलियत कर लें कि हाँ यार फ्लड का जिम्मेदार सिर्फ भारत है, इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट या इसके अलावा हमारा जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? फ्लड तो भारत में भी आया ना आबिद भाई, ये देखें
हमें ये नहीं बताया जा रहा कि इंडिया में भी उसी तरीके से फ्लड आया है, और फिर ये कहा जा रहा है इंडिया ने पानी छोड़ा। आपके ख्याल से इंडिया पानी ना छोड़ता, या उसके हाथ में है या उसके कंट्रोल में है कि वो इतने बड़े रेले को, इतने बड़े मिकदार में पानी को रोक सके? क्या वो डैम फटने का खदशा या कुछ ऐसा पॉसिबल, क्या कहना देखिए चाहिए? चोई साहब, इसे ना हम लोग अपने सर से उतार के किसी के सर पे नहीं डाल सकते। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। देखिए अब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में मौसम की चेंजिंग आ रही है। और अभी तो ये फ्लड जो आया है ना, जिसे आप इंडिया के सर पे डाल रहे हैं कि इंडिया की वजह से हो गया है, ये आप इंटरनेशनल रिकॉर्ड निकालें, उनकी रिपोर्ट निकालें, उस रिपोर्ट के बीच में बताया जा रहा है कि 21% नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा सैलाब का खतरा है। अच्छा। उससे साल उस नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा सैलाब का खतरा है। ये हर साल होगा। देखिए हमें उसके लिए अपने डैम बनाने चाहिए थे, उसके ऊपर डैम के ऊपर प्रॉपर आपसे बात करूंगा। लेकिन उधर एक हिंदुस्तान का आपने बात की, उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, छोटा सा क्लिप था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो परेड होती है बॉर्डर्स के ऊपर, तो उधर की एक वीडियो दिखाई जा रही है मीडिया के ऊपर। मैं देख रहा हूँ, पता नहीं वो सच है झूठ है, ऑडियंस बताए हमें कमेंट्स के बीच में कि वो सच है कि झूठ है। अच्छा, उस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी साइड पे जहां पे चेयर्स लगी होती है वो डूबा हुआ है, और हिंदुस्तान वाली साइड जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है, उधर पानी का नामो निशान नहीं है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की जी, पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, तो वो तरक्की तो उस जगह पे नजर आ गई। अब आपने सवाल किया डैम का। देखिए मेरी बात सुने, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कालाबाग डैम, फला डैम, पाकिस्तान में पता नहीं कितने डैम बनेंगे, कितने डैम बनने वाले। इवन के एक टाइम मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, इमरान खान साहब जो है ना, डैम के लिए एक मुहिम चलाई इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान में डैम बनेंगे जी, पाकिस्तान के लोगों को फायदा मिलेगा, आप इसमें हिस्सा डालें, आप चंदा डालें। आप यकीन कीजिए कि बच्चियों ने ना, गर्ल्स ने, बच्चियों ने अपने कानों की बालियां उतार के दे गई। कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, जितनी जिसकी हैसियत थी वो लोग दे रहे थे कि पाकिस्तान में डैम बन जाए, आने वाले टाइमों में हमारा पाकिस्तान महफूज हो जाए। मैं पूछता हूं, ना वो डैम बना, ना वो पैसा कहीं पता चला कहां चला। इमरान खान साहब को आप साइड पे कीजिए। रिसेंटली चंद साल पहले हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी जो है ना ऐलान किया था कि डैम मैं बना के दिखाऊंगा आपको। लोगों ने धड़ाधड़ पैसा दिया कि यार ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, लोगों ने भरोसा किया कि ये जो है ना हमें डैम बना के देंगे। लेकिन ना उस डैम का पता है, ना उस पैसे का पता है कहां है। और सबसे बड़ी बात जो सब ये जो पानी आ रहा है हमारे पाकिस्तान में, इतना पानी आ रहा है, आपको पता है कि अगर पाकिस्तान में वो डैम बने होते तो ये अरबों रुपए का पानी था, इसने अरबों रुपए की बिजली बना के देनी थी, इस डैम ने हमें बहुत ज्यादा फायदा देना था, लेकिन हम लोग कुछ ना कर सके। मुझे बताएं 76 सालों में कोई ऐसा हुक्मरान आया हमारा आज तक जिसने पाकिस्तान के बारे में सोचा हो यार, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचा हो, पाकिस्तान के डैम के बारे में। डैम जो है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जब तक वो डैम नहीं बनेगा पानी स्टोर ही नहीं कर सकते। हर साल इसी तरह तबाह होते रहोगे, हर साल इंडिया पे नाम लगाते रहोगे कि इंडिया की वजह से हो गया। देखें आज इंडिया पाकिस्तान में पानी नहीं छोड़ता तो इंडिया अपने आप को तबाह करवा ले। मैं अपने घर को पहले देखूंगा। जिस तरह मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं ना, मैं पाकिस्तान की खैर मांगता हूं कि पाकिस्तान में कभी फ्लड ना आए, पाकिस्तान में सैलाब ना आए। इस तरह हिंदुस्तान वाले लोग भी अपने लोगों के लिए फायदा सोचते होंगे, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने लोगों के लिए फायदा किया, पानी इधर को छोड़ा। हमारे आगे डैम होने चाहिए थे, हमारे दरिया के ऊपर सोसाइटियां नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। आबिद भाई, ये फ्लड का ऐसा टॉपिक है जिसपे शायद हम इन डिटेल बात करें तो घंटों गुजर जाएं, लेकिन आप अभी बात कर रहे थे और बहुत दिनों बाद आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको देख के ना, आपके चेहरे को देख के मेरे दिल में बड़े सवाल आ रहे हैं, इवन ऑडियंस के दिल में भी बड़े सवाल आ रहे होंगे कि ये आबिद अली जो इंडिया पाकिस्तान के हर एक टॉपिक पे, हर एक खबर के ऊपर प्रॉपर आधे आधे घंटे का प्रोग्राम करता था, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और एक हिस्टोरिक वार हुई, उस पे आबिद अली कहां गायब था? उसके ऊपर ना कोई प्रोग्राम आया, ना कोई वीडियो आई, ना ही आबिद अली की ओपिनियन आई। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान की जंग के ऊपर? आपकी क्या ओपिनियन है? कौन जीता, कौन हारा, जंग क्या हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जरा अपनी ओपिनियन बताइए। ये आपने सवाल ना मेरे दिल का सवाल कर दिया आपने। ठीक है। और ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये हजारों मैसेज आते हैं, हजारों कमेंट्स आते हैं कि आबिद भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग पे आपने बात नहीं की। आज आप भी सुन लें, पूरी ऑडियंस से, हिंदुस्तान की ऑडियंस, पाकिस्तान की, इवन के पूरी दुनिया में जहां भी हमें देखा जाता है, उन सबको इस सवाल का जवाब आज मैं इस पॉडकास्ट में क्लियर करूंगा। देखिए आबिद अली क्या जंग की बात करे, क्योंकि मैं तो रोजाना जंग लड़ता हूं भाईजान। रात को जब सोता हूं ना और सुबह उठता हूं तो मेरी जंग स्टार्ट हो जाती है, अगली रात तक फिर मेरी जंग चलती है। देखिए मेरी जंग चल रही है गुर्बत के साथ।
मेरी जंग चल रही है अपने आटे के साथ कि मैं अपनी फैमिली का आटा, राशन, रोटी पानी कहां से पूरा करूंगा, ये जंग चल रही है। मेरी जंग चलती है बिजली के साथ। जो 35-40 हजार रुपए का बिल आता है भाईजान आम सिविलियन को, आम आदमी को, जिसकी सैलरी 50 हजार रुपए है, उसकी जंग तो चल रही है बिजली के साथ। हमारी जंग चल रही है एजुकेशन के साथ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे, कहां से उनकी फीसें दें, कि अपने बच्चों को अपने घरों में बिठा लें। तो भाईजान मुझे क्या लगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के साथ, हिंदुस्तान का जो आम सिविलियन होगा और पाकिस्तान का आम सिविलियन होगा वो भी यही सोचता होगा कि भाईजान हम अपनी रोटी पूरी करें कि जंगों से लड़े। हमें क्या पता हो कि 10 त्यारे गिरे हैं, 5 त्यारे गिरे हैं, 6 त्यारे गिरे हैं। हमें ये पता है कि मेरे घर में आज आटा है कि नहीं है। आज आप आलू प्याज टमाटर का रेट देख लें, फ्लड आने की वजह से 200-250 रुपए किलो टमाटर हो चुका है मेरे भाई। जिस मुल्क में 200 रुपए किलो टमाटर होगा उस मुल्क के इंसान को जंग का पता होगा कि आटे का और टमाटर का पता होगा। आप बात करें इसके ऊपर। आबिद भाई इधर मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे एक क्लिप याद आ गया, बड़ा वायरल क्लिप था। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत से लोगों ने वो सुना होगा। उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि आओ जंग करते हैं पाकिस्तान और मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान मिलके, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। तो शायद आप उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी सुहेब चौधरी ओपनली, मुझे पता है मेरी ऑडियंस, बहुत सी ऑडियंस इंडिया की है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे इंडिया से मुकाबला करना है। लेकिन वो मुकाबला किस चीज में करना है? मुझे मुकाबला करना है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में। मेरा दिल करता है कि अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है तो मेरा उनसे बेहतर हो हमारा। मेरा दिल करता है अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है तो हम उनसे आगे जाएं। मेरा दिल करता है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के सीईओ बहुत से हैं तो हमारे उससे ज्यादा हो। मेरा दिल करता है कि हम हर फील्ड में इंडिया से आगे जाएं और इस चीज में मुकाबला करें। और मेरे ख्याल से आबिद भाई, ये मेरी इस बात को आप सेकंड करिएगा, क्या ये इंडिया वालों को भी इस चीज का, ऐसी जंग का या ऐसे मुकाबले का कोई इशू होगा? देखिए, अगर आप जंग की बात करते हैं और इकोनॉमी की बात करते हैं और मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो हिंदुस्तान हम लोगों से 20 साल पहले जीत चुका हुआ है। जो हकीकत है, ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूं। देखें, आज हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि नहीं बन चुका, आप मुझे बताइए। और तीसरी की वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। अनकरीब डिक्लेयर हो जाएगा कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो भाई मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल नहीं करता कि 76 सालों से हम देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ कर्जों में है, हम परेशानियों में है, हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, मुल्क में कर्ज है। आईएमएफ फैसले करता है, आईएमएफ हमारे मुल्क के फैसले करता है कि बिजली का रेट क्या निकलेगा, मुल्क में कहां पे टैक्स लगना है, आम आदमी पे कैसे टैक्स लगना है। आज भी हम आईएमएफ के गुलाम हैं, आज भी हम अमेरिका के गुलाम हैं। सर, जो हकीकत है वो बात करनी चाहिए, हम क्यों डरते हैं ये बात करते हुए? यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपकी करेक्शन करता चलूं कि अब हम अमेरिका के गुलाम शायद उस तरीके से नहीं रहे, क्योंकि हमारे चीफ साहब वहां पे गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिला। और अब वही अमेरिका जो कभी ये कहता था कि पाकिस्तान पे इस चीज की सैंक्शन लगा दें, पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सैंक्शन लगा दें, आज वही अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ करने पे मजबूर है, चाहे उसके पीछे रीजन। मेरी बात सुनिए ना। और वही अमेरिका जिससे 2 साल पहले 3 साल पहले हम ही प्रोग्राम करते थे, कहते थे लो जी इंडिया के और अमेरिका के रिलेशन कितने बेहतर हैं, मोदी जाता है तो इतना वार्म वेलकम होता है। आज वही अमेरिका, वही ट्रंप पाकिस्तान का मुशीर नजर आता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता नजर आता है, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता नजर आता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से, बल्कि ये एक बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का परमानेंट दोस्त है और ना ही कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का परमानेंट दुश्मन है। और ये चीज हमें नजर आ रही है। हमें ऐसा लगता था कि इंडिया और चाइना की आने वाले दिनों में बस जंग हो जाएगी, पाकिस्तान के पीछे चाइना खड़ा है, को हिमालय से ऊंची दोस्ती है, पता नहीं कौन से पहाड़ों से मजबूत दोस्ती है, अगर कभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी चाइना पीछे खड़ा होगा। नो डाउट हमने देखा भी, लेकिन अब वही चाइना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है, ऐसा हमें मीडिया में देखने को मिल रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी लंबी टॉकिंग है, जरा गौर से सुनिएगा जी। चंद महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी, मुझे अभी भी याद है, आपको भी याद होगा। अच्छा। उस वीडियो में मैंने बड़ी तसल्ली से बात की थी कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा। इसके कई चेहरे हैं, ये सिर्फ अपने मुफाद का दोस्त है, इसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है। ये वही अमेरिका है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इंडिया अमेरिका में पाबंदी थी कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपना कदम भी नहीं रख सकते। फिर वही अमेरिका था जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर यूज किया अपनी इलेक्शन कैंपेन के बीच में। इवन के उनके हाथ पकड़ के खड़े होकर नारे लगते थे और मोदी साहब कहते थे कि अब की बार जो है ना ट्रंप सरकार। तो जो बात है वो करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ होता था। उस टाइम अमेरिका का मुफाद था, उन्होंने इलेक्शन जीतने थे, उन्होंने अपने जो है ना कब्जा करना था सीट के ऊपर, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी यूज किया। और वक्त गुजरता गया, आज मोदी और अमेरिका आपस में दुश्मन है।
जो मतलब एक अच्छे दोस्त नहीं नजर आ रहे। ट्रेड वॉर चल रही है, उनकी 50% टैरिफ उनके ऊपर लग चुका हुआ है। और मैं उस टाइम भी ये बात करता होता था कि अगर चाइना और इंडिया ये आपस में दोस्ती कर ले तो अमेरिका कहां गया, ठीक है, क्या किरदार रह गया अमेरिका का? अमेरिका की तो स्टोरी खत्म हो जाएगी। फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ये बेस्ट फ्रेंड है और अजलों से फ्रेंड हैं और एक दूसरे के मुफाद में हमेशा खड़े होते हैं। और ये हकीकत भी है, ये खड़े होते हैं मुश्किल टाइमों में जो है ना, चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया है। नो डाउट कि चाइना के बहुत बड़े मुफाद है पाकिस्तान के बीच में, शायद उस मुफाद की वजह से हमारा साथ देता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था कि हिंदुस्तान अगर चाइना का दोस्त बन जाएगा तो पाकिस्तान की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के पता नहीं कितने $100 बिलियन का जो है ना हिंदुस्तान को और चाइना का ट्रेड होती है। देखिए पाकिस्तान की हिंदुस्तान से जंग के मामला शुरू हुए, इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड खत्म होगी, खल्लास, टाटा बाय बाय, ट्रेड जो है ना, ट्रेड का नामो निशान। उससे क्या हुआ, आम आदमी को चाहे चीज महंगी मिले लेकिन अपनी अना की वजह से ट्रेड खत्म होगी। अमेरिका उसकी चाइना की और आपको याद होगा हिंदुस्तान की कितने बड़े लेवल की जंगें थी, कितने बड़े लेवल के बॉर्डर के मामला थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं खत्म की। ट्रेड आज तक चल रही है और बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इवन के कई $100 बिलियन की जो है ना उनकी ट्रेड होती है हर साल, और इस साल उन्होंने कहा जी हमारी डबल हो जाएगी ट्रेड। इवन के उन्होंने अपने वीजे खोल दिए हैं, जो वीजों पे पिछले 4, 5, 10 साल से पाबंदी लगी हुई थी ना कि चाइना के लोग हिंदुस्तान नहीं आ सकते और हिंदुस्तान के लोग चाइना नहीं जा सकते, उन्होंने वो भी ओपन कर दिए वीजे। उससे क्या होता है, देखें जब आपके फॉरेनर दूसरी कंट्री में आते हैं या चाइनीज जब हिंदुस्तान में आएंगे तो क्या उनकी इकोनॉमी में फायदा नहीं होगा, उनके लोगों का फायदा नहीं होगा? एक चाइनीज आता है, वो एक नहीं आएगा, लाखों की तादाद में आएंगे। वो जाते हैं कोई चीज परचेज करते हैं तो हिंदुस्तान में परचेज हो रही है ना, फायदा तो हिंदुस्तान का हो रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये बातें ना बड़ी अजीब बन जाती हैं, लोग इस बात को मसाले लगा के भड़काएंगे। देखिए हम कहते हैं पाकिस्तान मुसलमानों की कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कंट्री है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन पूरी दुनिया को भी देखना है। पूरी दुनिया में आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, अगर उधर मस्जिद है तो उधर मंदिर भी है, उधर चर्च भी है, उधर गुरुद्वारा भी है। हमारे यहाँ जो मंदिर हैं, क्या हमने उन मंदिरों को कभी डेवलप किया? क्या उनके ऊपर कभी हमने पैसा लगाया? सर मेरी बात को समझिए, अगर हम अपने एक सुनिएगा सर, प्लीज सुनिएगा, अगर हम एक मंदिर को पकड़ते हैं जैसे उनका खटास राज है या और बहुत से मंदिर हैं पाकिस्तान में, अगर हम उधर करोड़ों रुपया लगाते हैं, उसे डेवलप करते हैं, VIP उसे हम कर देते हैं, तो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हिंदू आएंगे पाकिस्तान के बीच में। अब वो पाकिस्तान में आएंगे, खाली जेब तो नहीं आ जाएंगे, वो डॉलर लेके आएंगे, वो पैसा लेके आएंगे, वो पौंड लेके आएंगे। उस पौंड से किसका फायदा होगा, उस डॉलर से किसका फायदा होगा? अगर वो मेरी दुकान पे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं सर आपको, अगर वो मेरी दुकान पे परचेजिंग करने आ जाते हैं तो किसका फायदा हुआ? मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आम सिविलियन हूं, मेरा फायदा होगा। जिस होटल में रहेंगे किसका फायदा होगा? टैक्स किसको देंगे? फला चीजों पे जो टैक्स हैं वो किसे देंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देंगे। हमें गुरुद्वारे भी बहाल करने चाहिए, हमें मंदिर भी बहाल करने चाहिए, हमें चर्च भी बहाल करने चाहिए। ऑब्वियसली मस्जिदें तो बहाल हैं पाकिस्तान में, हमने देखना कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। इकोनॉमी के अलावा वैसे भी अगर ह्यूमैनिटी की बात करें या फिर अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारा आइन ये कहता है कि हर एक सिटीजन चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग रखता है, उसे राइट देना चाहिए, उसे प्रॉपर हक देना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिसेस, मजहबी प्रैक्टिसेस कर सके। और इसकी एक एग्जांपल मेरे ख्याल से आबिद भाई बड़ा देसी अंदाज में अपनी डिस्कशन करते हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात बेहतर ना लगे, गवारा ना हो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा करतारपुर के अगर हम बात करें, कितने सिख यात्री हर साल आते हैं, बल्कि हर रोज आते हैं, कितना पाकिस्तान के साथ उनका लगाव है सिर्फ इस वजह से कि जी हमारा गुरुद्वारा है, यहाँ पे करतारपुर आते हैं, वो अपने जो भी उनके मजहबी रसूमात है उसे पूरी करते हैं। इसी तरीके से अगर दूसरे जो मजहब हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जितने भी मजहब हैं, जो हमारे यहाँ पे उनकी मजहबी इबादत के लिए जो जगह है जो प्रोवाइड की गई है पहले से या जो भी है, उनको अगर बेहतर मैनेज किया जाए, नो डाउट गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क भी कर रही है, इसके ऊपर प्रॉपर एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, लेकिन मजीद बेहतर किया जा सकता है। ये एक अलग टॉपिक है। आबिद भाई मेरे ख्याल से अगर हम इस टॉपिक की तरफ जाएंगे तो शायद 2-3 घंटे और मजीद लग जाएंगे। मैं चाहता हूं प्रोग्राम को जरा वाइंड अप किया जाए। नो डाउट आबिद भाई के साथ दिल नहीं कर रहा मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे ही बोलते रहे ना 2-3 घंटे कहीं नहीं, ये बैटरियां शैटरियां खत्म हो जाएंगी, ये हमारे कैमरे कंटिन्यू चलेगा। आबिद भाई
देखने वालों के दिल में बहुत से सवाल आते होंगे आपको लेके, आपको भी इस चीज का आइडिया है कि भाई ये जो हर बंदा कहता था मैं इंसानियत के साथ खड़ा हूं, मैं ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हूं, मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये वो 1-2 माह कहाँ गायब रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की, क्या समझते हैं अब उस तरीके से सोशल मीडिया पे भी पाबंदियां लगती नजर आ रही हैं, आपके ऊपर भी पाबंदियां लगती नजर आ रही हैं, या हमारे ऊपर कोई पाबंदियां हैं जिसकी वजह से जो सब मैं इधर ये बात करूंगा कि दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया के बीच में देखें, अगर जो सजा मेरे लिए है ना, वही सजा वजीर आजम के बेटे के लिए होती है, वही सजा जज के बेटे के लिए होती है, वही ब्यूरोक्रेट के बेटे के लिए होती है, वही बिजनेसमैन के लिए होती है, वही अरबपति के लिए होती है। तो पाकिस्तान के कानून अदारे इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि अमीर आदमी और गरीब आदमी में जो है ना सजा सेम होनी चाहिए, जुर्म सेम होना चाहिए, उसकी जो है ना उसके म्यार सेम होने चाहिए। अभी आप यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, देखे पाकिस्तान के बहुत से नामी ग्रामी यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान को छोड़ के भाग गए हैं डर की वजह से कि हमें तो जेलों में डाल देंगे, और जो मौजूद थे वो वाकई जेलों के बीच में मौजूद है। इवन के उनकी पेशियां भी जिस तरीके से हो रही हैं वो आपको नजर आ रही हैं। इवन के पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर जो है, बहुत बड़ा नाम है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वो भी इस टाइम अंदर हैं। अभी पता नहीं किस किस ने अंदर होना है, उसका तो पता ही किसी को नहीं है कि किस किस ने अंदर होना है। इवन आपका भी नहीं पता। हाँ जी, किसी का पता नहीं भाजन कौन अंदर होगा। लेकिन बात ये सर देखे, वो यूट्यूबर्स अंदर हुए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर देखें आपने यूट्यूबर्स को अंदर किया एक जुए की ऐप को प्रमोट करने के लिए, वो यूट्यूबर्स कहते हैं जी कि हमें तो इसका पता ही नहीं था कि ये जुआ है, हम तो इसे एक ऐप समझ के, गेम समझ के उसे जो है ना उसे प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इतना भी कोई बचा नहीं होता कि जहां से डॉलर आ रहा है, पैसा आ रहा है, और आपको पता ही नहीं है कि यार वो जुआ है क्या है। ये तो कानून फैसला करेगी, मैं फैसला करने वाला कौन होता हूं। लेकिन यही जुआ आप समझिए, वसीम अकरम साहब भी प्रमोट कर रहे थे, पाकिस्तान का पीएसएल भी प्रमोट कर रहा था, इवन के बहुत बहुत बड़े इश्तिहार चलते थे उनके। इवन के जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलने आते थे पीएसएल में, उनकी जर्सियों के ऊपर जो है ना उसका मोनोग्राम बना होता था। तो फिर कानून सबके लिए एक होना चाहिए ना। या वो पाकिस्तान के नेशनल स्टार हैं जी, उन्हें हम पकड़ नहीं सकते, उन्हें हम अंदर नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान का एक टॉप का पीएसएल हो रहा है जी, नेशनल गेम चल रही है हमारी, तो जी हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। इन यूट्यूबर्स को पकड़ने देखे, अगर आपने यूट्यूबर्स को पकड़ा है, उन्होंने जुर्म किया तो उसकी सजा दें, उनसे पैसा रिकवर करें और उन्हें छोड़ दें। अंदर रख के आपको कुछ भी नहीं मिलना उनसे, जब तक आपसे उनसे रिकवर नहीं करेंगे कि भाई जुए की ऐप को आपने प्रमोट किया, उससे जो पैसा आया वो पैसा निकालो, इधर रखो पैसा, और वो पाकिस्तान के लोगों पे यूज करें, ठीक है, पाकिस्तान के बिलों पे यूज करें। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से ये भी मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि एक वार्निंग होनी चाहिए यूट्यूब के हवाले से प्रॉपर, कोई भी मतलब ये है कि जो हमें गाइड किया जाए कि यार ये चीजें बेहतर नहीं है, ये चीजें लीगल हैं, कोई मयार सेट करे ना, और वो मयार के ऊपर हर कोई उतरे, ऐसा नहीं है। देखें अगर लेट्स सपोज मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत करता देखकर 10 लोग अगर और करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कम कसूर होगा। उसकी रीजन ये है, उन्हें ही होगा कि शायद ये लीगल है इसलिए कर रहे हैं। ऐसा ही जाने में अनजाने में अगर मैंने, इन्होंने, या किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, किसी भी यूट्यूबर ने अगर कुछ गलत किया है, मेरे ख्याल से एक दफा वार्न किया जाए और उसके बाद प्रॉपर एक कानून बनाया जाए। आबिद भाई मैं लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अब हमने ये जो सिस्टम, ये पॉडकास्ट कह लें या दोबारा से वीडियोस का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट किया है, आपको लगता है इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि आपका भी मसरूफियत रहती है और मैं भी लाहौर में मौजूद नहीं था, बहुत सी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं गुजरांवाला में था। अब कोशिश की जो सर सही बात बताएं ऑडियंस को कि बहुत से ऐसे मामला थे जिनकी वजह से हम मीडिया पे नहीं आ सके। आप सही बात बताएं। आप बिल्कुल, आबिद भाई भी बिजनेस में मसरूफ थे, हमारे मैं फिर कह रहा हूँ सही बात बताएं लोगों को, तो यही ठीक बात है ना, और क्या बात है। चले फिर ये कह देता हूँ, आबिद भाई डर के नहीं थे आ रहे और मैं बिजनेस में मसरूफ था, फिर मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, ये तो देखने वाले बताएंगे कि भाई क्या रीजन है। मेरे ख्याल से मेरी जो ऑडियंस है, चाहे वो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 1 लाख है, आपके बहुत से देखने वाले हैं, 3 साल से हम काम कर रहे हैं, उन्हें ये पता है, मेरा पता होगा, आपका पता होगा कि भाई हम ना बोलना पसंद करते हैं कि बोले ही ना, लेकिन झूठ बोलना पसंद जो सर मैं बात काटता हूँ इधर ना, मुझे चौधरी की बात याद आ गई और मैं इसे दाद भी देना चाहूंगा। इसने ना एक दिन मेरे साथ खड़ा हुआ था और हम कैमरे के पीछे बात कर रहे थे, फिर इसने ऑन मीडिया पे भी ये बात कर दी। इसने ये कहा था कि जिस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ा, जिस दिन मेरे सर पे तलवार हुई, पिस्तौल हुई मेरे सर पे कि झूठ बोल, तो उस दिन मैं मीडिया ही छोड़ दूंगा। और इसने करके दिखाया भाई, ऐसे ही है। और फिर हम अब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं
कि सच बोलें, सच के साथ रहें और आप लोगों को जहां से भी लोग देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे नेबर कंट्री से हैं, दुनिया के कहीं भी कंट्री पे जहां पे हमारी लैंग्वेज समझी जाती है, जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं समझता हूं उनका हमारे पे ट्रस्ट है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस ट्रस्ट को कायम रखें, उस ट्रस्ट को ठेस ना पहुंचाएं। आपको आबिद भाई की बातें, मेरे सवालात या आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा बात करके, और यकीन माने अभी भी अगर 1 घंटा भी हो तो हम मजीद इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से सवालात हैं आपके दिल में, आपके माइंड में, जो भी सवालात हैं मेरे बारे में, आबिद भाई के बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी ओपिनियन देनी है, वो सवालात रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो बेहतर लगे तो आबिद भाई के हवाले से जो भी राय है, जो भी इन्होंने बातें की हैं, अगर गलत की हैं तो ओपनली नीचे लिखें ताकि हमें पता हो कि आबिद भाई ने ये बात गलत की है, और अगर ठीक की है तो उन्हें अप्रिशिएट भी जरूर करिएगा। आबिद भाई वाइंड अप आप करें। जी, मैं लास्ट में अपने हुक्मरानों को ये मैसेज देना चाहूंगा जबरदस्त कि जबरदस्त। प्लीज प्लीज खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें। 76 साल से आपने जो इस मुल्क के साथ किया वो हो गया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, देखें, इस मुल्क को हमने फ्लड से बचाना है, इस मुल्क को हमने गुर्बत से बचाना है, इस मुल्क में हमने डैम बनाने हैं, इस मुल्क के आम बच्चों को पढ़ाना है, ना कि वो सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगे, ना कि वो जूते पॉलिश करें, वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, कुछ बने, क्योंकि वो पाकिस्तान का सरमाया है। उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें कुछ बनाएं। और आप जो कर रहे हैं ये हाथ जुड़ा हुआ है, खुदा का वास्ता है। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो आपकी कुर्सियां हैं, पाकिस्तान है तो आपकी इज्जत है, पाकिस्तान नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपको ये बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।